हेलो स्टूडेंट्स, मैं M.K. अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट शाकंबर कॉलेज सांभर लेक। पिछले लेक्चर में हमने पूंजी संरचना के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया था कि पूंजी संरचना के सिद्धांत क्या हैं, कौन कौन से हैं, उनका जिक्र हमने किया था। उसमें एक सिद्धांत शुद्ध आय सिद्धांत की विचारधारा पर हमने बातचीत की थी और उसके बारे में आपको बताया था। अब उसी कड़ी में आज हम दूसरे सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत। विचारधारा ये क्या है? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इसको NOI अप्रोच भी इसको कहा जाता है। जैसा आपको बताया था कि शुद्ध आय सिद्धांत भी डेविड डूरांड के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था और ये सिद्धांत भी डेविड डूरांड के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है। फर्क क्या है कि ये जो सिद्धांत है ये शुद्ध आय सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है, उस सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। विपरीत इस रूप में है कि इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि फर्म की पूंजी संरचना में फर्म के कुल मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि फर्म अपनी पूंजी संरचना में कोई परिवर्तन करती है तो उससे फर्म के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रभावित नहीं करता। पूंजी की समग्र लागत स्थिर रहती है, ये इसमें बताया गया है। चाहे अर्थ प्रबंधन की कोई भी नीति अपनाई जाए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है वो स्थिर रहती है। यानी केओ जो है, केओ जो होता है वो केओ इसके अंतर्गत जो है वो स्थिर रहती है। अब इसका मतलब ये हो गया कि केओ जो है वो उतनी ही रहेगी, चाहे आप डेट इक्विटी रेशियो 50-50 कर दें, 30-70 कर दें या 0-100 कर दें। यानी ऋण की जो मात्रा है, ऋण की मात्रा चाहे आप 50% कर दें, चाहे आप 10% कर दें, चाहे आप 80% कर दें, 90% कर दें या ऋण की मात्रा 0 कर दें, तो भी इसमें पूंजी की समग्र लागत पर कोई प्रभाव किसी प्रकार का नहीं पड़ेगा। तो यानी ये जो सिद्धांत है ये इस बात को बताता है कि पूंजी की संरचना में यदि कोई भी आप परिवर्तन करेंगे तो उस परिवर्तन का फर्म के मूल्यों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये इसकी बेसिक बात जो है इस सिद्धांत के अंतर्गत बताई गई है। अब ये सिद्धांत भी कुछ मान्यताओं पर आधारित है, उन मान्यताओं को हम लेंगे तभी हम इस सिद्धांत के अनुसार कार्य कर पाएंगे। तो इसमें पहला जो इसमें जो मान्यता दी गई है, उस मान्यता के अंतर्गत देखिए, सबसे पहली बात जो दी हुई है वो है कि कुल पूंजी का ऋण समता मिश्रण में विभाजन करना आवश्यक या प्रासंगिक नहीं है। कि हम कुल पूंजी को जो है वो डेट इक्विटी में डिवाइड करते हैं कि डेट इतना है, इक्विटी इतना है, तो वो विभाजन करना इसमें आवश्यक नहीं बताया गया है। दूसरा इसमें है कि ऋण समता मिश्रण के प्रत्येक स्तर पर व्यावसायिक जोखिम स्थिर रहती है, इसलिए समग्र पूंजीकरण की दर भी स्थिर रहती है। जो डेट इक्विटी मिक्स है वो प्रत्येक स्तर पर उसकी जोखिम जो है वो स्थिर रहेगी, चाहे पूंजीकरण की दर जो है केओ जो है कितनी भी हो, तो केओ इसमें, इसीलिए केओ इसमें स्थिर रहती है। तीसरी बात इसमें आती है ऋण पूंजीकरण की दर स्थिर रहती है, KD, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। तो जब डेट कैपिटल स्थिर रहेगी इसलिए इसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी केओ भी इसमें स्थिर ही रहता है, ऐसा इसमें माना गया है। और चौथी बात इसमें जो मानी है कि निगम करों का कोई अस्तित्व नहीं होता, यानी कॉरपोरेट टैक्सेज का इसके अंतर्गत कोई ध्यान जो है वो नहीं रखा गया है। अब इन मान्यताओं के कारण इसके अंतर्गत क्या होगा कि ऋणों के उपयोग में यदि कोई वृद्धि होती है तो उससे क्या होगा, जब आप डेट कैपिटल बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से समता अंशदारियों की जोखिम भी बढ़ जाती है, रिस्क, क्योंकि डेट कैपिटल बढ़ाएंगे तो उसका असर क्या होगा, ब्याज का भार संस्था पर ज़्यादा हो जाएगा और ब्याज का भार ज़्यादा होगा तो वो ब्याज को जो है वो खर्चा माना जाता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यदि हम उसको दिखाएंगे तो उससे जो है वो इनकम कम हो जाएगी और इनकम कम होगी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को लाभांश भी कम जो है वो मिलेगा, उनकी आय भी कम हो जाएगी। इसलिए समता अंशदारियों की जोखिम इसमें बढ़ जाती है यदि आप ऋण पूंजी का उपयोग बढ़ाते हैं तो। लेकिन इससे क्या होगा कि समता पूंजीकरण की दर में वृद्धि होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बढ़ जाती है साथ के साथ। दूसरी ओर जो ऋणदाता है उनकी जोखिम में वृद्धि नहीं होती है, इसलिए उनकी ऋण की लागत स्थिर रहती है, उनकी जोखिम में कोई वृद्धि नहीं होती है। इस प्रकार कोषों का ये सस्ता ऋण जो है इसका उपयोग उतना ही करना चाहिए कि पूंजीकरण की दर में जो वृद्धि है उससे उसका संतुलन हो जाए, क्योंकि
जो चीज़ हमें सस्ती लगती है हम उसकी तरफ ज़्यादा भागते हैं, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए ऋण पूंजी मानते हैं एक सस्ता साधन है, लेकिन ऋण पूंजी का इतना ही उपयोग किया जाए जितना संस्था उसका भुगतान ब्याज का जो है वो कर सके। संस्था की इनकम इतनी होनी चाहिए कि संस्था अपनी ऋण पूंजी पर लगने वाले जो ब्याज है उसको आराम से चुका सके। अब इसको किस प्रकार से निकालेंगे, इसकी गणना कैसे करेंगे, इसका तरीका देखिए। इसमें शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत के अनुसार हमें एक तो फर्म का कुल मूल्य वैल्यू इसकी गणना करनी पड़ेगी और उसको भारित औसत लागत या समग्र पूंजीकरण दर से उसको पूंजीकृत किया जाएगा। तो फर्म की जो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये एक तरह से EBIT अपॉन KO जो है वो इसके अंदर जो है वो आ जाएगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन KO, ये इसमें हम लेंगे। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये फर्म का कुल मूल्य इसके अंदर जो है वो आ जाएगा। अब समता पूंजी का जो बाजार मूल्य यदि हमें ज्ञात करना हो तो वो हम क्या करेंगे, ये जो S समता पूंजी के बाजार मूल्य का मतलब है S, तो S की वैल्यू कैसे निकालेंगे, V माइनस D क्योंकि वैल्यू क्या होती है, फर्म की वैल्यू होती है S प्लस D। तो S प्लस D होता है, तो उसमें यदि V में D घटाएंगे तो वो S आ जाएगा। तो इसलिए ये समता पूंजी का मूल्य इसमें हम S बराबर V माइनस D करके हम इसमें सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। वो समता पूंजी का बाजार मूल्य जो है वो आ जाएगा। अब समता पूंजी की लागत KE की गणना कैसे करें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो उसकी गणना करने का तरीका ये फॉर्मूला है, EBIT माइनस I अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें इंटरेस्ट हम घटा देंगे क्योंकि ब्याज तो पहले देना ही पड़ेगा, बाकी के लाभ ही इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रहेंगे। और टैक्स का इसमें चूंकि इसमें अस्तित्व नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि नगम कर का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए टैक्स का इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे नहीं। तो अर्निंग बिफोर टैक्स हो गया एक तरह से, इसमें हम S का जो है हम भाग देंगे। जो समता पूंजी का बाजार मूल्य हमने ऊपर यहाँ जो निकाला है, कैसे निकाला, V माइनस D कि फर्म की जो वैल्यू है उसमें से डेट कैपिटल हम इसमें से घटा देंगे, तो वो समता पूंजी का बाजार मूल्य आएगा। तो इसलिए ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल हो गई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस I, इंटरेस्ट घटा देंगे, अपॉन S यानी V माइनस D। अब KE इसमें समता पूंजीकरण की दर हो गई या समता की लागत कह सकते हैं। EBIT का मतलब हो गया कर और ब्याज से पूर्व की अर्जने, I का मतलब इंटरेस्ट, S का मतलब समता का मूल्य। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत हम ये शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत की जो विचारधारा है, इसके आधार पर हम ये पूंजीकरण, फर्म का मूल्य और पूंजी की लागत हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा आप समझिए कैसे इसको हम करेंगे। सवाल देखिए, छोटा सा सवाल है, GK लिमिटेड 4 लाख रुपए वार्षिक शुद्ध परिचालन आय की अपेक्षा करती है। ये EBIT दे रखी है हमें 4 लाख रुपए। इनके पास 10 लाख रुपए के बकाया ऋण है, लोन डेट कैपिटल 10 लाख है। ऋण की लागत 10% है, यानी जो 10 लाख के ऋण है, इन 10 लाख के ऋणों की लागत कितनी है, 10% है। अब कहता है कि यदि समग्र पूंजीकरण की दर 12.5% हो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको हम KO के नाम से जानते हैं, तो KO इसमें 12.5% है, तो शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत के अनुसार फर्म का कुल मूल्य तथा समता पूंजीकरण दर यानी समता पूंजी की लागत क्या होगी, KE जो है वो क्या होगी। तो एक तो प्रश्न ये हो गया कि इसमें 4 लाख रुपए की EBIT है, 10 लाख के डेट कैपिटल है, 10% इसकी कॉस्ट है और 12.5% KO यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसमें दी हुई है। अब इसमें फर्म का मूल्य और समता पूंजी की दर हमें निकालनी है। अब इसमें एक चेंज और पूछा है कि फर्म के कुल मूल्य और समता पूंजीकरण की दर पर निम्न का क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि ऐसा परिवर्तन हो तो इनमें क्या डिफरेंस इसके अंदर जो है वो आएगा, जबकि कब, जबकि फर्म की ऋण की राशि 10 लाख रुपए से बढ़कर 15 लाख कर देती। फर्म के पास वर्तमान में कितने ऋण हैं, 10 लाख रुपए के ऋण फर्म के पास बकाया ऋण है। तो ये कह रहा है कि 10 लाख को बढ़ा करके यदि हम 15 लाख कर दें, अर्थात 5 लाख रुपए के ऋण पूंजी हम और ले लें, तो उस स्थिति के अंतर्गत जो है वो क्या स्थिति होगी। और इस ऋण की राशि का उपयोग समतांशों को पुनः क्रय करने के अंतर्गत फर्म जो है वो करती है। तो एक तो ये हो गया कि ऋण पूंजी 10 लाख से बढ़ा के 15 लाख कंपनी कर दे, तो उस स्थिति में हम कैसे इसको ज्ञात करेंगे। दूसरी बात इसमें यह आती है कि फर्म जो है 5 लाख के ऋण का शोधन इतनी ही राशि के नए समता अंशों के निर्गमन से करती है।
फर्म जो है 5 लाख के डिबेंचर्स का शोधन कर दे, तो क्या होगा शोधन करने का मतलब कि 5 लाख रुपए से इसकी ऋण पूंजी कम हो जाएगी, 10 लाख की जगह कितनी हो जाएगी 5 लाख। तो एक तो है कि ऋण पूंजी 10 लाख से बढ़ के 15 लाख यानी 5 लाख के ऋण बढ़ जाए डेट कैपिटल, और एक डेट कैपिटल 5 लाख से कम हो जाए, तो उस स्थिति में ये इसका क्या प्रभाव पड़ेगा समता पूंजीकरण की दर पर और फर्म के कुल मूल्य पर। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वर्तमान स्थिति के अंतर्गत फर्म का कुल मूल्य और समता पूंजी की दर हमको इसमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखिए नेट ऑपरेटिंग ईबीआईटी कितना दे रखा है हमें, ईबीआईटी हमें दे रखा है 4 लाख रुपए, और वर्तमान में कितने थे, डेट कैपिटल कितनी थी, 10 लाख की कैपिटल थी 10% वाली, ये 10 लाख की कैपिटल इसमें दे रखी है, 10% इसकी ऋण की लागत है, तो 10 लाख का 10% कितना हो गया 1 लाख रुपए। तो 4 लाख तो इसमें ये हो गया आपके इक्विटी ऑपरेटिंग इनकम, और 1 लाख हो गया इसमें आपके डेट कैपिटल का इंटरेस्ट, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कैपिटलाइजेशन की रेट दे रखी है 12.5%। ठीक है, तो अब इसमें अपन निकालेंगे वैल्यू। तो वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, ईबीआईटी अपॉन वैल्यू का था ईबीआईटी अपॉन केयू। तो ईबीआईटी कितनी है 4 लाख और केओ 12.5%, तो 4 लाख बटा 12.5% करेंगे तो 32 लाख रुपए इसमें फर्म का मूल्य जो है वो आ गया। अब 32 लाख के मूल्य में से आप डेट कैपिटल घटाएंगे तो क्या आएगा, एस समता पूंजी का बाजार मूल्य आ जाएगा। भाई फर्म के मूल्य में दो ही तो चीजें होती हैं, एक तो समता पूंजी का बाजार मूल्य और एक ऋण पूंजी का मूल्य। तो ऋण पूंजी का मूल्य यदि इसमें से घटा देंगे तो समता का बच जाएगा, समता का घटाएंगे तो ऋण पूंजी का मूल्य आ जाएगा। तो 32 लाख में से हम 10 लाख रुपए की ऋण पूंजी घटाएंगे तो आपके ये 22 लाख रुपए इसमें समता पूंजी का बाजार मूल्य जो है वो आ जाएगा। अब ये जो समता पूंजी का बाजार मूल्य है इसका अपन ईबीटी में भाग दे करके हम जो है इसका के ही जो है वो ज्ञात कर लेंगे। तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन की रेट निकालेंगे वही ईबीआईटी माइनस आई। तो ईबीआईटी कितना था 4 लाख, 4 लाख में से आप कितना घटाएंगे 1 लाख रुपए जो ब्याज है वो इसमें घटाएंगे, तो कितना बच गया 3 लाख रुपए। तो 3 लाख में हम ये जो फर्म का मूल्य समता का बाजार मूल्य 22 लाख आपने निकाला है, इस 22 लाख का भाग देंगे, तो 3 लाख बटा 22 लाख, तो ये हो गया 0.1364। इसको 100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा, तो 13.64% जो है ये इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो यदि हम 5 लाख रुपए की डेट कैपिटल बढ़ाते हैं तो 5 लाख की डेट कैपिटल अभी बढ़ाया, अब वर्तमान जो स्थिति है प्रेजेंट जो जिसमें न बढ़ाया न घटाया, तो उसमें फर्म का जो है समता पूंजी का बाजार मूल्य तो आ रहा है 22 लाख रुपए, और इक्विटी कैपिटलाइजेशन की रेट आ रही है 13.64 और फर्म का मूल्य आ रहा है 32 लाख। हम दो चीज़ों से ही कंपैरिजन करेंगे, फर्म का मूल्य और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, क्योंकि ऊपर हमने बताया कि इससे फर्म डेट कैपिटल का यूज करने से फर्म के मूल्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो ओवरऑल जो ये जो समता पूंजी की जो लागत है उसमें परिवर्तन जो है वो आता है, वो डेट का यूज करने से बढ़ जाएगी और डेट का कम करने से कम हो जाएगी। तो उसी को प्रतिपादित इसमें किया गया है। तो पहला तो ये एट प्रेजेंट की जो स्थिति सवाल में दे रखी थी उससे फर्म का मूल्य आ गया 32 लाख रुपए और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट आ गई 13.64। अब यह है कि यदि डेट कैपिटल 5 लाख से बढ़ जाए, जैसा सवाल में दिया हुआ था कि ऋण की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर देती है, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो क्या होगा, ब्याज की राशि बढ़ जाएगी। तो 4 लाख तो ईबीआईटी है, डेट हो गया 15 लाख का 10% ब्याज हो गया तो 1.5 लाख रुपए हो गया। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वही 12.5% रहेगी। अब इसमें फर्म का मूल्य हम निकालेंगे तो फर्म का मूल्य तो वही 4 लाख बटा अपन एस से निकालेंगे, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है 12.5%, पूंजी की समग्र दर दे रखी है, तो 4 लाख बटा 12.5 तो वो 32 लाख ही आएगा। अब इसमें डेट कैपिटल घटाएंगे, तो डेट कैपिटल पहले 10 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई 15 लाख, तो 15 इसमें से घटाएंगे तो 17 लाख रुपए इसमें बच गए आपके समता पूंजी का बाजार मूल्य। अब इसमें आप समता पूंजी की लागत निकाल लीजिए, तो लागत क्या होगी 4 लाख जो ईबीआईटी था उसमें इंटरेस्ट घटाएंगे, इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, पहले 1 लाख था अब 1.5 लाख हो गया, तो 4 में 1.5 घटाएंगे तो 2.5 लाख हो गए, इसमें समता मूल्य का भाग देंगे 17 लाख का, तो ये 14.7% जो है वो आता है। ठीक है, अब यदि 5 लाख कम हो जाए डेट कैपिटल तो क्या स्थिति होगी, तो इसमें देखिए 4 लाख तो ये है ही, अब डेट कैपिटल 10 की जगह हो गई 5 लाख, तो 5 लाख का 10% ब्याज लेंगे तो कितना हो गया 50,000। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वही 12.5% रहेगी,
तो इसमें फर्म का वैल्यू हो गया, वैल्यू उतना ही रहेगा 4 लाख बटा 12.5%। फर्म की वैल्यू हो गई 32 लाख। इसमें डेट कैपिटल अब कितनी हो गई, डेट कैपिटल घट करके, पिछली बार शुरू में 10 थी, फिर 15 हो गई, बढ़ाई तब, और अब 5 लाख कम कर दी हमने, शोधन कर दिया, तो डेट कैपिटल 5 लाख ही रह गई। तो इसलिए इसमें से 5 लाख रुपए घटाएंगे डेट कैपिटल 32 में से। तो फर्म की समता का बाजार मूल्य कितना हो गया, 27 लाख। ये समता पूंजी का बाजार मूल्य हो गया। अब आप इसमें इक्विटी कैपिटलाइजेशन के रेट निकालेंगे, समता पूंजी की दर निकालेंगे, तो वही ईबीआईटी माइनस आई। तो ईबीआईटी कितना था, 4 लाख। इसमें से आपने 50,000 रुपए का ब्याज इसमें घटाएंगे, तो ये हो गया 3.5 लाख। 3.5 लाख में 27 लाख तो समता पूंजी का मूल्य है, उसका भाग देंगे। तो 3.5 लाख में 27,000 का भाग, 27 लाख का हम भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे, तो आपके ये 12.96% जो है वो इसमें केई जो है वो आ जाएगी। अब आप देखिए ये सिद्धांत जो कहता है वो बात सही है या नहीं। हमने देखा वर्तमान में संस्था का फर्म का मूल्य है 32 लाख, और ये सिद्धांत कहता है कि फर्म का मूल्य डेट इक्विटी मिक्स के प्रत्येक स्तर पर स्थिर रहेगा। चाहे आप डिवेंचर कैपिटल, लोन कैपिटल बढ़ा दें या घटा दें, उसका कोई प्रभाव फर्म के मूल्य पर नहीं पड़ेगा। तो देखिए फर्म का मूल्य यहाँ भी 32 लाख है, हमने 5 लाख की डेट कैपिटल बढ़ाई तो भी फर्म का मूल्य V बराबर 32 लाख आ रहा है। हमने 5 लाख रुपए कम कर दिए डेट कैपिटल, तो भी V फर्म का मूल्य 32 लाख रुपए आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार कि डेट कैपिटल में यदि कोई परिवर्तन होता है, घटती है या बढ़ती है, तो उसका फर्म के कुल मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात इस सिद्धांत के अनुसार ये थी कि यदि डेट कैपिटल स्थिर रहती है, लेकिन क्या होगा कि जो जोखिम है उससे समता पूंजीकरण की दर में वृद्धि होती है। समता पूंजीकरण की दर इसमें जो है वो बढ़ जाती है। कैसे, जैसे आप देखिए कि यहाँ वर्तमान में समता पूंजीकरण की दर आ रही है 13.64%, ठीक है। अब यदि आपने डेट कैपिटल बढ़ा दी 5 लाख रुपए, तो समता पूंजीकरण की दर कितनी हो गई, 14.7 बढ़ गई ना। पहले थी 13.64 और अब बढ़ के हो गई 14.7। और यदि आपने यही डेट कैपिटल कम कर दी 5 लाख रुपए से, डिक्रीज बाई डेट 5 लाख रुपए, तो समता पूंजीकरण की दर कितनी आ गई, 12.96। तो फर्म का मूल्य तो तीनों स्थितियों में 32 लाख ही है, इसमें भी 32 लाख है, यहाँ भी 32 लाख है और यहाँ भी 32 लाख है। लेकिन जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन की रेट है, समता पूंजीकरण की जो दर है, उसमें परिवर्तन होगा। यदि डेट कैपिटल बढ़ेगी तो ये बढ़ जाएगी, डेट कैपिटल कम होगी तो ये कम हो जाएगी। तो इस विवेचन से हम ये स्पष्ट करके कह सकते हैं, जो इस सिद्धांत के अनुसार दिया गया है, कि डेट कैपिटल का फर्म के मूल्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे फर्म का मूल्य चाहे डेट कैपिटल ज़्यादा हो या डेट कैपिटल कम हो। लेकिन पूंजी की जो समता पूंजी है उसकी लागत पर इसका प्रभाव जो है अवश्य पड़ेगा। यदि आप डेट कैपिटल बढ़ाएंगे तो समता पूंजी की लागत भी बढ़ जाएगी, और यदि आप डेट कैपिटल कम करेंगे तो समता पूंजी की लागत भी जो है वो कम हो जाएगी, उसका जो पूंजीकरण की जो दर है वो कम हो जाएगी। धन्यवाद।